नमस्कार, आज है 9 फरवरी, दिन बुधवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बेहद ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। हो जाइए तैयार दिन भर की बड़ी खबरों के 360 डिग्री एनालिसिस के लिए, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। कैपिटल गेन में बदलाव करने की तैयारी में सरकार। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज बोले, कैपिटल गेन की व्यवस्था में बदलाव करना जरूरी। इंडिया 360 में करेंगे चर्चा, कैपिटल गेन की उलझन को कैसे सुलझा सकती है सरकार। आरबीआई एमपीसी की बैठक का दूसरा दिन, कल क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों पर फैसला। जी बिजनेस पर देखिए सबसे बड़ी कवरेज, कल सुबह 9:45 से लगातार। मजबूती के साथ बंद हुआ बाजार, निफ्टी करीब 200 अंक उछलकर 17,400 के पार बंद। सेंसेक्स करीब 650 अंक भागा। ऑटो, बैंक, आईटी और मेटल शेयरों से सपोर्ट। पेट्रोनेट, एलएनजी, पावर ग्रिड, टाटा पावर ने पेश किया अनुमान से बेहतर नतीजे। मुनाफे में शानदार बढ़त, मगर अरबिंदो फार्मा, इंडिया बुल्स हाउसिंग और जीएमआर इंफ्रा ने किया निराश। बीपीसीएल के विनिवेश पर सरकार का रवैया सुस्त। जी बिजनेस से खास बातचीत में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा, फिलहाल डीमर्जर, रीस्ट्रक्चरिंग और डीलिस्टिंग का नहीं है कोई प्लान। कमोडिटी बाजार से बाहर होने के लिए आईसीईएक्स ने सेबी में लगाई अर्जी। अब सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए प्लेटफॉर्म देने का प्लान। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश में लगातार घट रहे कोरोना के मामले, लेकिन नहीं कम हो रही है मौतों के आंकड़े। बीते दिन 71,000 से ज्यादा नए केस, 1200 से ज्यादा लोगों की मौत, 9 लाख से भी कम हुए एक्टिव केस। घटते कोरोना मामलों के बीच डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, ओमिक्रॉन के बाद आ सकते हैं कोरोना के नए वेरिएंट। सतर्क रहना और कोविड नियमों का पालन जरूरी। असदुद्दीन ओवैसी का सवाल, संसद में टोपी पहन सकते हैं तो कॉलेज में हिजाब क्यों नहीं। लालू यादव बोले, देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। पहले चरण के मतदान के लिए यूपी तैयार। 11 जिलों की 58 सीटों पर कल मतदान। 623 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। और यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस का किसानों पर दांव। घोषणा पत्र में 10 दिन में कर्ज माफी का ऐलान, बिजली बिल आधा करने का भी वादा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कवर स्टोरी से। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस साल भी सब्सक्राइबर्स को 8.5% ब्याज मिल सकता है। इसका फैसला ईपीएफओ की फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और ऑडिट कमेटी की बैठक में हो सकता है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में मुश्किल राह में भी 8.5% ब्याज देने की कोशिश की जा सकती है। 8.5% ब्याज देने के लिए ईपीएफओ अपने इक्विटी निवेश में हिस्सा बेच सकती है। और मौजूदा वित्त वर्ष ईपीएफओ के लिए मुश्किल भरा रहा है। इसके लिए विकल्प कम होने की वजह से बॉन्ड निवेश उम्मीद से कम रहा और पूंजी का निवेश नहीं हो पाया। ऐसे में मौजूदा ब्याज देना भी चुनौती भरा है। और आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा इंटरव्यू। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ मर्यादाएं रखी थी और मेरा प्रयास रहता है कि मैं मर्यादाओं का पालन करूं। लेकिन वर्चुअली मुझे बीच बीच में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने का अवसर मिला है। चुनाव का समय हो या न हो, भारतीय जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में हो, हम हमेशा जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं। और जब सरकार में होते हैं तो बहुत अधिक तीव्रता से, अधिक विस्तार से सबका साथ, सबका विकास, इस मूल मंत्र को लेकर के जी जान से जुटे रहते हैं। और मैं इस चुनाव में भी
सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका इन सभी 5 राज्यों की जनता देगी। और ये भी सही है कि जिन राज्यों में हमें सेवा करने का मौका मिला है उन्होंने हमें परखा है, हमारे काम को देखा है और उसका परिणाम होगा। पहले के ज़माने में पॉलिटिकल फील्ड में एनालिसिस करते समय एक शब्द पॉपुलर हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी। मैं समझता हूं कि हमारे देश में वक्त बदला लेकिन कभी कभी टर्मिनोलॉजी नहीं बदली। और ये कारण ये है कि पहले जो सरकारें चलती थी वो फाइलों पे हस्ताक्षर करना, मनमर्जी के लोगों की फाइल को प्रायोरिटी देना, योजनाएं चुनाव को केंद्र में रख के घोषित करना और कभी कभी जाकर के फीते काट के चले आना, शिलान्यास करके चले आना। डिलीवरी के तरफ कभी योगदान उनका ध्यान नहीं रहता था। उनको लगता था घोषणा हो गई, मैंने विज्ञान भवन में दिया जलाया तो उनको लगता था काम हो गया। और जब लोगों को काम नजर नहीं आता है और घोषणाएं बार बार सुनने को मिलती हैं तब एंटी इनकम्बेंसी का जन्म होता है। लेकिन जब काम करने का प्रयास दिखता है, मेहनत दिखती है, आसपास में कुछ न कुछ वह दिख रहा है, तो फिर एक विश्वास बनता है कि वहाँ हो रहा है तो कल मेरे यहाँ भी होगा। गरीब को घर उसको मिल गया तो कल मुझे भी गरीब हूँ, मेरा घर इस बार लाइन नंबर नहीं लगा लेकिन कल मुझे मिलेगा। ये विश्वास पैदा होता है और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में जहाँ भी हमें स्थिरता के साथ काम करने का मौका मिला है वहाँ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का माहौल होता है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रो इनकम्बेंसी को लेकर के चुनाव में अधिक ताकत से उभर करके आती है। पर उत्तर प्रदेश में एक खासियत रही कि एक ही पार्टी को दोबारा चांस नहीं देते हैं, मौका नहीं मिलता है। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जो है, क्योंकि 3 चुनावों में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, 2014 में, 17 में, 20 में आपको वोट दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपने ही बहुत अच्छे ढंग से इस बात को कह दिया है कि 2014 में हमें वोट मिला, फिर 2017 में मिला, 19 में, हाँ। फिर 2019 में मिला, यानी 3 बार मिला। मतलब जो पुरानी थियरी है एक बार आओ एक बार जाओ वाला उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है। जब पहले ही नकार दिया है तो अब क्यों आगे बढ़ाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि हमें 14 में स्वीकार किया, फिर काम देखा 17 में स्वीकार किया, काम देखा 19 में स्वीकार किया, काम देखा 22 में स्वीकार करेंगे। जी, सभी तस्वीरों में जो पोस्टर्स छपती हैं उनमें मोदी जी की तस्वीर होती है और योगी जी की। जहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है वहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का होता है, नहीं तो मोदी जी की तस्वीर होती है हर जगह। तो अगर क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि जो राज्य के चुनाव होते हैं एक किस्म से एक रेफरेंडम है सेंटर की पॉलिसीज को भी, सिर्फ स्टेट की नहीं, सिर्फ सेंटर की भी पॉलिसीज। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करती है, सामूहिकता में विश्वास करती है और हम स्तर पर सामूहिक रूप से काम करने के आदी हैं। वो तस्वीर प्रधानमंत्री की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तस्वीर है जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। और कार्यकर्ताओं के साथ मेरा खड़ा रहना मेरे लिए गर्व का विषय होता है। अगर मेरे साथी कार्यकर्ताओं के बीच में मेरी भी फोटो होती है तो मैं भी उन कार्यकर्ताओं जैसा लगता हूँ। मुझे लगता है हाँ, मैं भी उन्हीं के बराबर हूँ, मैं किसी से ऊपर नहीं हूँ, किसी से आगे नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो उस फोटो का मतलब इतना ही होता है। और देश की जनता भी ऐसे, ये जो फैशन हो गई है कि हर चुनाव या ना फलाने का, हर चुनाव ढीकने का, मैं समझता हूँ ये चुनाव हमारे कार्य का है,
हमारे आचार विचार का है, हमारी नीतियों का है और सबसे ज़्यादा हमारी नीयत का है। और मैं मानता हूँ देश उसको समर्थन कर रहा है। तो अगर पार्टी जीतती है इलेक्शन में तो बीजेपी कहती है ये मोदी की जीत है, तो अगर हारती है तो क्या आप इसको एक कभी कभी पर्सनल भी लेते हैं कि, और क्या मंथन चलता है पार्टी में आप बाकी लीडर्स के साथ बैठ के कि गलती कहाँ पे हुई और कहाँ पे हमको रोल बैक करना चाहिए या गलतियाँ सही करनी चाहिए? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी, हम चुनाव हार करके ही जीतने लगे हैं। हमने बहुत पराजय देखे हैं, जमानतें जब्त होती देखी है। मैं तो तब राजनीति में नहीं था, लेकिन एक बार मैंने देखा कि चुनाव में ये जनसंघ था उस समय, शायद दीपक निशान था उनका, और कहीं मिठाई बांट रहे थे। तो हमने सुना ये मिठाई क्यों बांट रहे, तो सब हार गए। तो बताया साहब हमारे 3 लोगों की जमानत बच गई है इसलिए हम मिठाई बांट रहे हैं। उस जमाने से हम लोग गुजरे हुए लोग हैं और इसलिए जय और पराजय दोनों हमने देखा है। हम जब विजयी होते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जमीन से जुड़े, जमीन के साथ जितना गहरा नाता बनता जाए हम बनाए। हम जब चुनाव जीतते हैं तो हम लोगों के दिल जीतने के काम में कभी कमी नहीं आने देते। हमारे लिए हर पल, हर दिन, हर योजना, हर काम जनता जनार्दन के दिलों को जीतना, और दिल तब जीते जाता है जब उनको समाधान होता है, संतोष होता है। तो हम हमारी शक्ति उसी में लगाते हैं और हम बहुत कॉन्शियसली प्रयास करते हैं कि जीत हमारे सर पे न चढ़ जाए, हमारे दिमाग में वो सवार न हो जाए, और इसलिए हम धरती पर रहते हैं। जहाँ तक पराजय का सवाल है, हम पराजय में भी आशा को खोजते रहते हैं। हम निराशा में डूब करके इसने किया, उसने किया, इसको वो ये करो, डिक ना करो, फलाना करो, इस चक्कर में नहीं पड़ते। हम सोचते हैं कि सामने वाले की रणनीति क्या थी, उसके तौर तरीके क्या थे, वो लोगों को गुमराह करने में क्यों सफल हुआ, हमारी बात को हम कैसे पहुंचाएंगे। हम औरों का भी अभ्यास करते हैं, हमारा भी अभ्यास करते हैं, हम स्थितियों का भी अभ्यास करते हैं, हम उस प्रकार के योजनाओं का भी अभ्यास करते हैं और फिर हम आगे की रणनीति बनाते हैं। हम हर चुनाव से सीखते हैं, चुनाव जय का हो या चुनाव पराजय का हो। हमारे लिए चुनाव एक प्रकार से ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम नए रिक्रूटमेंट के लिए अवसर भी मिलता है और अपने आप को तराशने का भी अवसर मिलता है। तो हम चुनाव को एक प्रकार से हमारा एजुकेशन का पीरियड मानते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उनका दावा है कि सभी चुनावी राज्यों में बीजेपी की लहर है और इस बार हम वहाँ पर ज़रूर जीतेंगे। खासतौर से यूपी में उन्होंने भरोसा जताया कि जिस तरह से 14, 17, 19 में लोगों ने भरोसा जताया, उन पर इस बार भी वो भरोसे पर खरे उतरेंगे। हार कर जीतने वाली पार्टी है बीजेपी और जीत हमारे सर पर न चढ़ जाए इसकी कोशिश रहती है। ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए कनेक्ट जो है हमारा आम जनमानस के साथ वो है और पूरी रणनीति के साथ हम लोग मैदान में उतरते हैं। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं अपने इस इंटरव्यू में। बहरहाल इस इंटरव्यू से जुड़ी बातें आगे भी होंगी, लेकिन फिलहाल लौटते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दरों पर फैसला आएगा और इस क्रेडिट पॉलिसी को लेकर अनुमान क्या है, इस पर जी बिजनेस एक्सपर्ट पोल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। बताइए वरुण, क्या खास है? कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि रेपो रेट में क्या बदलाव होंगे, क्योंकि कुछ समय बाद फेड की पॉलिसी भी आने वाली और वो पहले इंडिकेट कर चुके कि हम रेट बढ़ाएंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक लोगों का इसी पे फोकस है कि आरबीआई क्या कहता है और क्या करता है। तो हमारा पहला सवाल यही था कि क्या आरबीआई रेट हाइक करेगा। तो सब ने एक सुर में कहा कि नहीं, रेट हाइक तो आरबीआई बिल्कुल नहीं करने वाला इस बार। 100% लोगों, देखिए इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक सुर में लोगों ने कहा कि नहीं, आरबीआई रेट हाइक तो नहीं करेगा। दूसरा सवाल हमारा था
कि क्या रिवर्स रेपो रेट में चेंज होगा, क्या वहाँ आप बदलाव का अनुमान लगा रहे हैं? तो कुछ लोगों का कहना था, यानी कि 35%, कि हाँ हो सकता है 10 से 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का ट्वीक आपको रिवर्स रेपो रेट में देखने मिले। लेकिन 65% लोग, यानी कि मेजॉरिटी लोग यहाँ भी मान रहे हैं कि शायद आरबीआई यहाँ भी छेड़छाड़ ना करे, तो रेपो रेट रिवर्स रेपो दोनों में शायद छेड़छाड़ ना हो। तीसरा हमारा था कि चलिए इस बार तो नहीं होगा, लेकिन क्या आने वाले समय में होगा, और अगर होगा तो कितना होगा? क्या 10 से 20 बेसिस पॉइंट, या फिर 15 बेसिस पॉइंट, 15 से 25 बेसिस पॉइंट, और 25 से 50 बेसिस पॉइंट? ये 3 ऑप्शन हमने दिए थे और मेजॉरिटी लोग तीसरे ऑप्शन के साथ गए। 70% लोगों ने कहा कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट हाइक जो है आपको कैलेंडर ईयर 2022 में देखने मिल सकता है। वो तो अच्छा है कि हमने इसके आगे के टारगेट नहीं दिए, मेरे ख्याल से नहीं तो कुछ लोग वो भी कह देते कि 1-1.5% के आसपास भी होगा, लेकिन मेजॉरिटी 25 से 50 बेसिस पॉइंट के आसपास मान के चल रहे हैं। फिर हमने पूछा कि आरबीआई का स्टैंस क्या होगा, क्या एकोमोडेटिव स्टैंस आरबीआई यहाँ भी रखेगा? तो 85% लोगों का कहना था कि हाँ, आरबीआई का जो स्टैंड है वो इस बार भी एकोमोडेटिव ही रहने वाला है। अगला सवाल हमारा ये था कि अगर अभी रेपो रेट हाइक नहीं हुआ तो ये रेपो रेट हाइक कब होगा? क्या ये Q1 में होगा या फिर Q2 में होगा? दो हमने इनको ऑप्शन दिए थे और 90% लोगों का मानना है कि Q1 FY23 में रेट हाइक जो है वो आरबीआई पक्का करने वाला है, यानी कि इस बार की पॉलिसी मिस होगी लेकिन अगली पॉलिसी में आपको रेट हाइक आरबीआई की तरफ से ज़रूर देखने मिलेगा। अब रेट से हम आगे बढ़े, हमने सोचा कि चलिए अब जीडीपी और इन्फ्लेशन पे पूछा जाए, तो हमने उनको पूछा कि क्या जीडीपी एस्टीमेट्स पे आरबीआई कोई बदलाव करेगा? तो यहाँ 70% लोगों का कहना था कि हाँ, आरबीआई जीडीपी के एस्टीमेट्स में कुछ बदलाव इस बार कर सकता है, कोई ट्वीक कर सकता है। 30% लोगों का कहना था कि नहीं करेगा। इन्फ्लेशन को लेकर भी यही पूछा कि क्या इन्फ्लेशन के आंकड़े में कोई बदलाव होगा? तो यहाँ पे 25% लोगों का कहना था कि हाँ शायद कोई बदलाव हो सकता है, 75% कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे आरबीआई कोई भी ट्वीक नहीं करेगा, यानी कि जीडीपी में थोड़े बहुत ट्वीक कर सकते हैं, इन्फ्लेशन के आंकड़ों में आरबीआई कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला है। और कहाँ पे नज़र होगी आपके आरबीआई पॉलिसी में? तो खासकर सबकी कमेंट्री पे बजट होगी, इसके अलावा लॉन्ग टर्म रेट्स, और हाँ, और एक चीज़ जो इस बार बजट में ऐलान हुआ, डिजिटल करेंसी, उसके टाइमलाइन को लेकर आरबीआई क्या कहता है ना, ये भी सबके सब सुनना चाहते हैं। चलिए और अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं आज की हमारी सबसे बड़ी कवर स्टोरी। आपका शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश है या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद कर बेची है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स के बारे में जरूर पता होगा, और अगर नहीं पता है तो हमारी ये खास पेशकश देखते रहिए। हम आपको आसान भाषा में तमाम चीजें समझाएंगे। कैपिटल गेन क्या है, उस पर कैसे टैक्स लगता है और आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने देश में कैपिटल गेन टैक्स की व्यवस्था में बदलाव की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि देश में कैपिटल गेन की व्यवस्था बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है और सरकार इसमें बदलाव करने की तैयारी कर रही है। My view on the capital gains is that we need to have a absolutely relook at capital gains. And whenever I discuss this outside, it creates a lot of friction. Because when I look, number one is the rate itself. Number two is the period for which it is. I think it is too complicated that we have created, because for real estate, we have made it 24 months. For shares, we have made it 12 months. For debt, it is 36 months. So we really need to work out on that. And what you are also now saying is that for sale of the industries or the maybe the real estate linked to the industry, that also should be covered in the capital gains. I think this is another work in progress. We have done some work on this to see what is the rates, what are the periods in the elsewhere in the world, including our nations of our kind and also the developed world. I think a lot needs to be done. The problem is that when we do something, some of the people will be losers as compared to what their provisions presently are, and some would be gainers. तो कैपिटल गेन का ये जो पूरा गणित है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, इसको सरकार खुद मान रही है। और कैपिटल गेन टैक्स को लेकर तरुण बजाज की तरफ से जो बात कही गई है उसी पर जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए आप। क्या क्या सोचने की जरूरत है। पहला, कैपिटल गेन्स अलग अलग एसेट क्लास पर जो लगते हैं, क्या उनमें किसी तरह की समानता लाई जा सकती है। देखिए, जीएसटी आने के बाद, जीएसटी आने के पहले नारा एक क्लियर कट था, वन नेशन वन टैक्स, करेक्ट। सो मतलब हाँ, एक टैक्स तो कभी नहीं कर सकते, ज़िंदगी में किसी भी देश में नहीं है, तो हम भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम उस तरफ ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली कैपिटल गेन टैक्स में भी क्या हर एक एसेट क्लास में भले आप सेम ना कर पाए क्या, लेकिन उस दिशा में बढ़ सकते हैं आगे। क्या कम से कम स्लैब्स रख सकते हैं
जो अलग अलग टैक्स के समय है कि कहाँ 1 साल में लॉन्ग टर्म हो जाता है, कहाँ 2 साल में होता है, कहाँ 3 साल में होता है, कहीं रेट आपके 10% है, कहीं 15% है, कहीं मार्जिनल रेट पर 30% है। तो इन सबको एक साथ लाकर अगर एक डायरेक्शन में आप इसको सिंप्लीफाई कर पाए, प्लस किसी पर सरचार्ज ज़्यादा है, किसी पर कम है, जो इस बार सरकार ने क्लियर कर लिया कि 15% से ज़्यादा सरचार्ज किसी पर नहीं लगाएंगे, तो कम से कम ये तो एक अच्छा काम किया। कोई भी किसी तरह का कैपिटल गेन टैक्स हो जाए तो उससे 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगाएंगे, इस बजट में वो ठीक किया है। सो मेरे ख्याल से ये बहुत सही सोच है सरकार की, और जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, मजा आ जाए। चलिए, तो जिस कैपिटल गेन की चर्चा हो रही है वो आखिर क्या है, ये कैसे आपकी जेब पर असर डालता है, कहां कहां आपको कैपिटल गेन देना होता है, किस किस रूप में देना होता है, ये पूरी बात आप एकदम आसान भाषा में समझिए और फिर हमारे खास मेहमान के साथ हम इस पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कैपिटल गेन यानी पूंजी पर लाभ। कैपिटल गेन आपके घर, संपत्ति, जेवर, कार, शेयर, बॉन्ड वगैरह पर लगता है। ऐसी किसी भी चीज को खरीदने के बाद जब आप उसे बेचते हैं और उससे आपको कोई मुनाफा होता है तो उसे कैपिटल गेन कहा जाएगा। इस मुनाफे को सरकार आपकी आय का हिस्सा मानती है और इस पर टैक्स वसूलती है, और यही टैक्स कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। अलग अलग तरह की पूंजी यानी कैपिटल के लिए अलग अलग कैपिटल गेन की दरें भी अलग होती हैं। टैक्स के लिहाज से कैपिटल गेन 2 तरह के होते हैं, पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपने ज्वेलरी, डेट म्यूचुअल फंड जैसे मूवेबल एसेट में निवेश किया और खरीदने के 36 महीने के भीतर ही उसे बेच दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और अगर आप 36 महीने के बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। लेकिन जमीन, बिल्डिंग और हाउस प्रॉपर्टी जैसी अचल संपत्ति के मामले में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अवधि 24 महीने है। यानी कि अगर आप कोई घर 24 महीने के बाद बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इसी तरह शेयर, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और जीरो कूपन बॉन्ड के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अवधि 12 महीने तय की गई है, यानी 1 साल बाद बेचने पर होने वाला मुनाफा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15 से 30% के बीच हो सकता है, तो वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10 से 20% के बीच लगता है। टैक्स की दरें अलग अलग एसेट के मुताबिक अलग अलग होती हैं। एक तरफ यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में जहां कैपिटल गेन टैक्स सिंप्लीफाइड है, वहीं भारत में आम निवेशक के लिए कैपिटल गेन पहेली बन जाता है। सबसे पहले दिक्कत अलग अलग एसेट के लिए अलग अलग होल्डिंग पीरियड की वजह से आती है। होल्डिंग पीरियड याद रखा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कई तरह की शर्तें लगा दी जाती हैं। सभी टैक्स पेयर्स के लिए समान LTCG दरें भी तय नहीं हैं। अलग अलग दरें और अलग अलग नियम न सिर्फ टैक्स पेयर को कंफ्यूज करती हैं, बल्कि इससे वो कई बार कैपिटल गेन पर टैक्स छूट भी हासिल नहीं कर पाता। ऐसे में जरूरी है कि अब सरकार कैपिटल गेन में बदलाव की तैयारी जब कर रही है तो इसे हर तरह के टैक्स पेयर को ध्यान में रखकर सरल बनाने पर फोकस होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए इस पर करते हैं चर्चा, और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं ICAI के पूर्व प्रेसिडेंट और टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन साहब। वेद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मामला आप समझ ही गए होंगे पूरा। तरुण बजाज जी ने जो एक इशारा देने की कोशिश की है कि हम एग्जेम्पशन हो या किसी भी तरह का कैपिटल गेन से जुड़ी हुई जो रिजीम है उनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब 2 मोर्चे हैं सर, एक वो कह रहे हैं कि रेट का मोर्चा है, दूसरा पीरियड का जो मोर्चा है। इसको सिंप्लीफाई करना क्या वाकई में बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है सर? नहीं, देखिए, पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि कैपिटल गेन टैक्स क्यों लगता है और इसकी क्या हिस्ट्री है और वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है। देखिए, जो आपकी प्रॉपर्टी या जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो अगर आपकी अप्रिशिएट होती है तो रियली में वो आपकी रियल इनकम नहीं है, वो ओवर ए पीरियड जो इन्फ्लेशन से और जो वैल्यूएशन चेंज होते हैं वो होती है। तो एक जमाना था जिस समय कैपिटल गेन को टैक्स नहीं किया जाता था। इंडिया में भी इंडिपेंडेंस से पहले जो इनकम टैक्स में कैपिटल एसेट के ऊपर कोई ट्रांसफर पे टैक्स नहीं लगता था। आज के विश्व के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर कैपिटल गेन पे कहीं पर टैक्स नहीं लगता है, सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो भी नहीं लगता। जैसे इंडिया में भी एक मकान बेच के दूसरा मकान खरीदते हैं तो टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि अब इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो रही है और कंपटीशन है। इंडिया को भी निवेश चाहिए, मार्केट चाहिए, और इंडिया की बॉन्ड मार्केट को ध्यान में रखते हुए
जरूरत है कि आज की डेट में हम अपने कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर को भी रीअलाइन करें ग्लोबल जो कैपिटल गेन का स्ट्रक्चर है। तो उसी के बारे में मेरे विचार से ऐसा है, जो आज वित्त सचिव जी ने जो अपना बयान दिया है, रेवेन्यू सचिव ने जो बयान दिया है, वो उनका इशारा यही है कि हमें अपने कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर को ग्लोबल टैक्स स्ट्रक्चर के साथ रीअलाइन करने की जरूरत है। क्योंकि आज की डेट में शायद आपने सुना हो कि भारत इंडिया को भी अपने जो बॉन्ड्स हैं, डेट बॉन्ड जो हैं, उनको लिस्ट कराने की बात हो रही है, और उसमें जो नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सेल करते हैं, तो फिर टैक्स के बारे में भी बड़े इश्यू आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक सिंप्लीफाइड नया स्ट्रक्चर आएगा, जिसके अंदर ये पीरियड के बारे में मुझे नहीं लगता कि रेजिडेंट के केस में बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आप पहले ही बता रहे थे कि टैक्स रेट रेजिडेंट के केस में बहुत ज्यादा नहीं है। मेजर चैलेंज है इसकी रीओरिएंटेशन करनी ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए। सिंगापुर है, जो और कंट्रीज हैं जहां पे कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता, उसके बारे में मैं वही सर आपसे पूछ रहा था कि जो ग्लोबल प्रैक्टिस की बात कह रहे हैं तरुण जी, उनका इशारा किस तरफ ज्यादा है? पीरियड को आप एक कैप बना के वो कर देंगे, सिंप्लीफाई करके ऐसे होगा, या रेट को लेकर आप सिंप्लीफिकेशन को ज्यादा आसान समझते हैं? वो ग्लोबल प्रैक्टिस किस तरह की हो सकती है? देखिए, मैं आपको तो थोड़ा सा इंडिया इनकम टैक्स की अमेंडमेंट की हिस्ट्री में ले चलूं, तो ये इशू 2004-05 में भी आया था, जब एसटीटी इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय भी ये एक इशू आया हुआ था एफआईआईज के लिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जो इक्विटी में निवेश होता था, उनको जो एग्जेम्पशन दी थी, और हमने इंडिया में 2004 से लेकर 2018 तक जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिस्टेड शेयर की एसटीटी पेड थी, उस पर टैक्स हटा लिया था। अभी आज की डेट में डेट मार्केट के बारे में आ रहा है, और उसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है कि इंडिया को बहुत बड़ी roughly $400 बिलियन की बात हो रही है जो इंडिया रेज कर सकता है डेट मार्केट से, और वो एक बहुत बड़ी अपने आप में निवेश होगी। तो उसके लिए इशू आ रहा है कि उसकी जो अंडरलाइंग वैल्यू इंडिया में है, तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन आएगी नहीं आए। और जैसे मैंने कहा ना कि अब इंडिया ग्लोबलाइज इकोनॉमी में कंपटीशन दे रहा है, तो हमें भी अपना जो टैक्स के कैपिटल गेन का जो स्ट्रक्चर है उसको रीअलाइन करना है। अब आपका सवाल है कि कौन कौन से कंट्री हैं। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो आपकी इनकम अपने कंट्री से बाहर होती है, उस पर टैक्स नहीं करते। तो उसी को कंपटीशन देखने के लिए, वर्किंग करने के लिए इसी की रीअलाइनमेंट की कोशिश हो रही है कि भाई जो अगर आपका लिस्टेड वाला शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जिसमें आपका निवेश होता है, या जो नॉन रेजिडेंट निवेश करते हैं, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, उसकी रिस्ट्रक्शन की वर्किंग हो रही है। मैं नहीं समझता कि आज की डेट में कोई टैक्स रेट में कोई डिफरेंस करने की प्लानिंग है कोई इसके बारे में। अल्टरनेटिव जो मॉडल आएगा वो एसटीटी बेस्ड ही मॉडल आएगा, कि उसमें जो टैक्स की कैप्चर की जाए वो एसटीटी से कैप्चर कर लिया जाए, और बाकी वाले को नॉन रेजिडेंट को एग्जेम्पशन देने की जो बात हो रही है वो हो रही है। क्योंकि इंडेक्सेशन करने के बाद आज की डेट में भी ऑफ कोर्स लिस्टेड शेयर पे इंडेक्सेशन नहीं मिलती। लिस्टेड शेयर पे अभी भी बहुत कम टैक्स है, 10% का ही टैक्स लगता है, और बाकी के केस में जो नॉन लिस्टेड है उसमें 2 साल की अगर होल्डिंग होने के बाद 20% का आफ्टर इंडेक्सेशन आता है, और मैं इन्फ्लेशन की इंडेक्सेशन को अगर डिस्काउंट कर लूं तो रफली 15% से ज्यादा का टैक्स नहीं आता है। तो उसी की रिस्ट्रक्चरिंग की प्लानिंग चल रही है। और सर, सबसे बड़ा पेन पॉइंट है कहां पर? क्योंकि हम देखते हैं कि इक्विटी में और बाकी जगह तो फिर भी सबको समझ में आ जाता है अगर समझाएं, लेकिन जो बहुत कॉम्प्लेक्स है वो प्रॉपर्टी के मामले में एलटीसीजी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, फिर उसका एग्जेम्पशन का जो रिजीम है वो और ज़्यादा उलझा हुआ है। तो सेक्टर वाइज सरकार जाएगी सिंप्लीफाई करने के लिए, या एक साथ एक ही पॉलिसी लाकर पॉसिबिलिटी को देखेगी कि कैसे सिंप्लीफाई किया जाए? एक ही पॉलिसी आएगी। देखिए, सेक्टर वाइज नहीं जा पाएंगे। देखिए, पहले किसी जमाने में 2 तरह की सेक्टर क्लासिफिकेशन थी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे 60% की एग्जेम्पशन मिलती थी, मूवेबल पे 40% की एग्जेम्पशन मिलती थी। फिर हमने खत्म कर दिया पीरियड को, और उसको पीरियड को कम करने के लिए जो इमूवेबल का था उसका 3 साल का पीरियड रखा था, बाकी के केस में पहले कभी 1 रखा, फिर 2 रख दिया था। अब वो भी बदल दिया गया है, अब 2 साल का सभी के लिए रखा हुआ है। तो इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता कि अभी आप 2 साल से ज्यादा प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। 2 साल से कम पीरियड करने की तो संभावना है भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि फिर वो कैपिटल एसेट है या रेवेन्यू एसेट है, उसका अपने आप में डिस्टिंक्शन खत्म हो जाएगा। वो नहीं लगता मुझे। मेन जो चैलेंज आज की डेट में अगर इंटरनेशनली देखा जाए, तो जो हमें अगर अपनी इकोनॉमी, अपने टैक्स स्ट्रक्चर को ग्लोबलाइज करना है, तो वोडाफोन का जो एक्सपीरियंस है वो लेना पड़ेगा।
वोडाफोन में हमने जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसमें था कि भाई अंडरलाइंग एसेट्स इंडिया में नहीं है और हमारा कानून कभी टैक्स के लिए नहीं कहता है, तो हमने उसको वोडाफोन की जजमेंट फेवर में गई थी। बाद में 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके ये कहा गया कि नहीं, अगर कोई भी कैपिटल एसेट बाहर भी सिचुएटेड है और उसकी वैल्यू इंडिया से ड्राइव होती है तो हम उसको टैक्स करेंगे। तो मुझे लगता है उस इशू को एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि उस इशू से भी इंडिया के अंदर जो निवेश होता है उसके अंदर भी आज की डेट में लोगों को काफी चैलेंज आ रहे हैं, क्योंकि कंपनियां अपनी बाहर रीऑर्गेनाइज करती रहती हैं, मर्जर डीमर्जर होते रहते हैं, ये पर्चर होते रहते हैं, तो इसीलिए उसकी वर्किंग चलती रहती है। तो वही कोशिश हो रही है क्या रिस्ट्रक्चरिंग करने की। मैं जो आपने कहा कम्प्लेक्सिटी है हाउस वगैरह के बारे में, मुझे लगता है कि आज की डेट में देखिए, अगर एक हाउस प्रॉपर्टी बेच के दूसरी लेते हैं तो कोई चैलेंज है ही नहीं। कमर्शियल के ऊपर जो चैलेंजेस है वो एज इट इज बने रहेंगे। ओके, अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। पूरा अगर आप कैपिटल गेन टैक्स का रिजीम में अगर उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए तो उसमें सहूलियत होगी ही, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कहा जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि कई बार डिपार्टमेंट ही फंस जाता है और जो कंपटीशन होता है टैक्स लायबिलिटी का, उसी में बहुत सारी उलझनें डिपार्टमेंट के लिए भी हो जाती है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी। देखिए, विन विन तो रहेगी। देखिए, टैक्स डिपार्टमेंट अल्टीमेटली जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं उसका मेन पर्पज है सरकार के इकोनॉमिक को ग्रोथ को लाना और सोशल वेलफेयर को करना। तो दोनों के अंदर हार्मोनियस बैलेंस स्टक करना होता है कि टैक्सेस इतने भी आ जाए जिससे कि सरकार का काम भी चले, सोशल एजेंडा भी चल जाए, वेलफेयर मेजर भी आए। एट द सेम टाइम ये भी एजेंडा होता है कि उससे इंडिया में निवेश है, उससे ग्रोथ आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और लोगों का इंडिया में इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोशिश दोनों में करनी पड़ेगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर सिंप्लीफिकेशन होता है तो टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का काम आसान हो जाता है। अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो तो टैक्स पेयर की कंप्यूटेशन और लिटिगेशन और इंटरप्रिटेशन के इशू आते हैं, और फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को उस इंटरप्रिटेशन, लिटिगेशन और कंप्यूटेशन के वो चैलेंजेस बने रहते हैं। जितना सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा दोनों को आराम हो जाएगा और विन विन सिचुएशन होगी, जैसे आपने कहा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना विश्लेषण दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वेद जैन सर। देश में कोरोना की तीसरी लहर दम तोड़ती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में 71,365 नए मामले सामने आए। 1,72,211 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट गए। 1,217 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब देश में पॉजिटिविटी रेट 4.5% के ऊपर पहुंच गया है, जबकि रिकवरी रेट 96% से भी ज्यादा, करीब 97%। कुल सक्रिय मामलों की बात करें तो देश में अब 8,92,828 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक्टिव केसेस यानी कि 9 लाख से कम। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत पिछले 24 घंटे में 53 लाख से ज्यादा लोगों का टीका लगाया गया। टीकाकरण की कुल संख्या बढ़कर 1 अरब 70 करोड़ के पार जा चुकी है। और इस बीच लगातार राहत भरी खबरें भी आ रही हैं। कोरोना महामारी के बीच एक और राहत भरी खबर यह है कि देश में कोरोना वायरस के इलाज के लिए पहला नेजल स्प्रे लॉन्च कर दिया गया है। इस नेजल स्प्रे को ग्लोबल फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क ने कनाडाई कंपनी सनोटाइज के साथ मिलकर तैयार किया है। कंपनी का दावा है कि इस दवा को नाक में स्प्रे करने के बाद 48 घंटे में कोरोना का खात्मा हो जाता है। इस स्प्रे को 18 साल से ऊपर के ऐसे मरीज को इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको कोरोना हुआ है, जो संक्रमित है। और कंपनी ने इस स्प्रे को लॉन्च करने से पहले भारत के 20 अस्पतालों में 306 मरीजों पर स्टडी की। कंपनी का आधिकारिक जो बयान आया है उसके मुताबिक ट्रायल के तीसरे चरण में पाया गया कि इस स्प्रे के इस्तेमाल से 24 घंटे के अंदर वायरस का लोड 94% कम हो जाता है। वहीं 48 घंटे में वायरल लोड 99% तक घट जाता है। कंपनी का यह भी दावा है कि यूएसए में की गई स्टडी में पाया गया है कि कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उसमें ये स्प्रे में कारगर साबित हो सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा को भारत में इसे बनाने और बेचने के लिए ड्रग कंट्रोलर की मंजूरी मिल चुकी है। यह दवा इजराइल, थाईलैंड, बहरीन, इंडोनेशिया, सिंगापुर में भी बेची जाएगी। और अब आपके काम, आपकी सुरक्षा से जुड़ी खबरें। वैलेंटाइंस वीक चल रहा है कि इस मौसम में अगर आप गुलाब के साथ इजहार करने का मन बना रहे हैं तो बता दें कि इस साल ये इजहार पड़ेगा जरा सा महंगा, क्योंकि लॉकडाउन के फूलों की, खासकर गुलाबों की मांग ऐसी बढ़ी है। जो गुलाब पिछले साल तक 10 रुपए में बिक रहे थे वो इस साल 25 रुपए तक या उससे भी ज्यादा में बिक रहे हैं। फरवरी का
महीना अपने साथ लेकर आता है प्यार, इश्क और रोमांस का खुमार, और इसी खुमार में बिक्री बढ़ती है गुलाबों की। फ्लोरिकल्चर एक्सपर्ट्स की माने तो लॉकडाउन के बाद ये साल बिजनेस के लिए है खिला खिला सा। से 20 गुलाब के फूलों का जो गुच्छा बीते साल 150 रुपए में बिकता था, आज उसकी कीमत 350 से 400 रुपए तक है। लॉकडाउन में ढील के बाद शादी का सीजन और फिर वैलेंटाइंस डे, खुशियों और प्यार के मौसम में फूल वापस लौटे हैं डिमांड में। इस साल गुलाब के दाम पिछले साल के मुकाबले 30 से 40% ज्यादा है। यह चेंज लाल गुलाब के साथ साथ अन्य सभी रंगों में भी देखा गया है। कोरोना से पहले भारतीय गुलाब दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन कोविड में फ्रेट चार्जेस बढ़ने की वजह से गुलाबों के एक्सपोर्ट के बिजनेस में मुनाफा कम हो गया है। साल 2018 में 57 करोड़ के बिजनेस के बाद साल 2021 में गुलाबों का एक्सपोर्ट हुआ महज 27 करोड़ का। इस साल ये और घटकर 18 से 20 करोड़ होने तक का अंदाजा लगाया जा रहा है। ऐसे में जब डोमेस्टिक मार्केट में दाम शानदार मिल रहे हो तो इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट में इस साल रुचि कम हो गई है। इस साल इंटरनेशनल मार्केट इतना ज्यादा पिकअप नहीं हुआ, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड ऑल ऑफ ए सडन बहुत ज्यादा बढ़ गई और नवंबर के महीने में एक एस्टीमेट के हिसाब से करीब 25 लाख शादियां पूरे भारत में हुई और उसके कारण जो फ्लावर की प्राइस है वो बहुत ज्यादा पीक हो गई। लॉकडाउन में गुलाबों की खेती पर असर पड़ा, प्रोडक्शन कम हुई, लेकिन लॉकडाउन में ढील मिलने की वजह से शादियों के सीजन में डिमांड बढ़ी और इसी गणित ने इस वैलेंटाइंस डे गुलाब के फूल आपके लिए किए हैं महंगे। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। गुलाब तो महंगे हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने सतर्कता नहीं बरती तो ये वैलेंटाइंस वीक आपकी जेब के लिए भी महंगा पड़ सकता है। खुद सरकार ने इसको लेकर सावधान किया है। सरकार ने वैलेंटाइंस डे पर केवाईसी से जुड़ी धोखाधड़ी को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि ठग वैलेंटाइंस डे ऑफर समेत कई तरह के लुभावने आपको ऑफर्स देने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसे ऑफर से आपको रहना है सतर्क। दुनिया भर में सभी को वैलेंटाइन डे का खास इंतजार रहता है, लेकिन इस साल वैलेंटाइंस डे पर एक बार फिर साइबर ठगों की नजर है। जरा सी चूक आपको कंगाल बना सकती है। सरकार ने भी इस वैलेंटाइन डे को लेकर खास अलर्ट जारी किया है, क्योंकि ऐसे ही मौकों पर लोगों के साथ इन दिनों सबसे ज्यादा ऑनलाइन ठगी की घटनाएं होती हैं। कोरोना के बाद से ही साइबर क्रिमिनल काफी सक्रिय हो गए हैं। अब बड़े पैमाने पर लोगों से ऑनलाइन ठगी के प्रयास हो रहे हैं। इनको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने साइबर ठगों पर लगाम लगाने के लिए साइबर दोस्त नाम के एक ट्विटर हैंडल से जानकारियां शेयर की हैं। गृह मंत्रालय की सोशल विंग साइबर दोस्त ने धोखाधड़ी से बचने के लिए कुछ टिप्स शेयर किए हैं। इन ट्वीट्स में कहा गया है, धोखाधड़ी के लिए भेजे गए एसएमएस या केवाईसी के लिए आने वाली कॉल से सावधान रहें। एसएमएस या कॉल पर डिटेल्स कभी भी शेयर ना करें। केवाईसी पूरा नहीं होने की वजह से आपका बैंक अकाउंट बंद होने जैसा एसएमएस अगर आए तो सबसे पहले बैंक को सूचित करें। किसी भी तरह की जानकारी फोन पर न दें। आपको बता दें कि केवाईसी सिर्फ ऑफिशियल नो योर कस्टमर पॉइंट्स या ऑफिशियल एजेंट्स ही करते हैं। कभी भी क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड न करें, जैसे एनीडेस्क या टीम व्यूअर को डाउनलोड करने से हर हाल में बचना है। ऐसे ऐप से आप अपने डिवाइस का रिमोट एक्सेस दे देते हैं। इससे धोखेबाज आपके पिन, ओटीपी, बैंक अकाउंट की जानकारी हासिल कर लेते हैं और आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। साइबर फ्रॉड्स की नजर हर उस पर्व त्योहार पर रहती है जिसमें लोग जमकर खरीदारी करते हैं। वैलेंटाइंस वीक भी ऐसा ही मौका होता है। चेक पॉइंट साइबर सिक्योरिटी की माने तो बीते साल जनवरी के महीने से ही हर हफ्ते 400 से 500 फ्रॉड ऑनलाइन वैलेंटाइंस डे कैंपेन चलाए गए, जिनमें लोगों को सस्ते गिफ्ट्स का झांसा दिया गया। वैलेंटाइंस डे के नकली गिफ्ट देने वाली वेबसाइट में 30% का इजाफा भी इस दौरान देखा गया। इसीलिए इस बार गृह मंत्रालय ने सतर्क रहने के साथ साथ फोटो या वीडियो अपलोड करने से पहले प्राइवेट सेटिंग चेक करने की भी सलाह दी है,
ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। एकता सूरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फ्रॉड करने वाले नए नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और इस लिस्ट में एक और नाम अब जुड़ गया है, OTT प्लेटफॉर्म। जी हां, अब जालसाज OTT प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोगों को चपत लगा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उनकी कहानी सुनिए और आप भी सतर्क रहिए। कोरोना काल फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा झटका। इस दौर में सभी सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स बंद रहे। इसके बाद OTT मनोरंजन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा। नई फिल्में बड़े पर्दे से हटकर सीधे आपकी टेलीविजन स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन में सबकी। अब आप घर बैठे ही नई फिल्मों का लुत्फ उठाने लगे। ये दौर अब भी जारी है, लेकिन अब इस OTT प्लेटफॉर्म पर जालसाजों की नजर है। जालसाज कई तरीकों का सहारा लेकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। मुंबई में OTT के जरिए धोखाधड़ी के 3 मामले सामने आ चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की धोखाधड़ी कितने लोगों के साथ हुई ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जालसाज नए नए तरीकों से लोगों को चूना लगा रहे हैं। वर्ली पुलिस को एक महिला ने शिकायत की है कि उसे एक ईमेल आया जिसमें OTT सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करने के लिए कहा गया। जैसे ही उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर पेमेंट किया, उनके पास 2 बार OTP आई और इस दौरान उनके पास एक फोन भी आया और उन्होंने अपना OTP शेयर कर दिया। फोन कटते ही उनके बैंक अकाउंट से 2,50,000 रुपए निकाल लिए गए। इस तरह मुंबई के कफ परेड इलाके में रहने वाली महिला के 1,25,000 रुपए निकाल लिए गए। वहीं साउथ मुंबई की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के साथ भी OTT के नाम पर 1,16,000 का फ्रॉड हुआ। OTT के जरिए फ्रॉड के ये वो मामले हैं जो पुलिस ने दर्ज किए हैं। इसके अलावा न जाने कितने और ऐसे मामले होंगे जो दर्ज भी नहीं हो पाए। सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जालसाज नए नए तरीकों से आपको चूना लगा सकते हैं। और एक बात जो बैंक्स, सरकार और मीडिया के जरिए कही जाती है, उसका ध्यान रखें। किसी भी सूरत में अपनी निजी जानकारियां, बैंक डिटेल्स, OTP, पासवर्ड्स या CVV नंबर कभी भी शेयर ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात यूपी विधानसभा समेत जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनकी कर लेते हैं। कल पश्चिमी यूपी में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जहां 2.27 करोड़ मतदाता मिलकर 623 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, किन प्रमुख नेताओं की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी, मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किस तरह से किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की 800 कंपनियों के साथ 30 कंपनियां PSC और बड़ी संख्या में जिलों से पुलिस बल मुहैया किए गए हैं। जिन 11 जिलों में कल मतदान किया जाना है वो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में कल मतदान किया जाएगा। यूपी चुनावों के लिए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी किया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा, 2,500 रुपए में गेहूं धान और 400 रुपए में गन्ना खरीदा जाएगा, गोधन योजना के तहत गोबर को 2 रुपए किलो में खरीदा जाएगा। इसके अलावा आवारा पशु से होने वाले नुकसान पर 3,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा जो हिजाब का विवाद चल रहा है कि चाहे घूंघट हो, जीन्स हो या हिजाब, संविधान महिलाओं को उनका पहनावा तय करने का अधिकार देता है। जो चाहे वो पहन सकती हैं। महिलाओं को परेशान करना बंद कीजिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि महिलाओं को यह अधिकार संविधान की ओर से दिया गया है और उन्होंने वो बात दोहराई कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वो साड़ी पहनना चाहे, वो जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए।
इधर हिजाब मसले पर बीजेपी का कहना है कि छात्रों को ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए, जबकि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों को तालीम से दूर रखने की यह साजिश है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, फॉर एवरी वेयर इन दी कॉलेज स्कूल देयर इज ए ड्रेस कोड व्हिच इन ए नॉर्मल केस बोलते हैं यूनिफॉर्म। एक बार पहन के ना, इसमें क्यों इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें पॉलिटिकली कुछ लोग हैं और कुछ लोग फैनेटिक लोग हैं। केरल के पलक्कड़ में पहाड़ियों में फंसे एक ट्रैकर को बचाने के लिए भारतीय सेना ने अब तक के सबसे कठिन ऑपरेशन को अंजाम दिया। करीब 48 घंटे के कठिन ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना के जवान मलमपुझा की पहाड़ियों में फंसे युवक को सुरक्षित बचाने में कामयाब हुए। इस ऑपरेशन के लिए सेना ने अपनी मद्रास रेजिमेंट और पैराशूट रेजिमेंट को उतारा था। बात बाजार की। भारतीय बाजार आज लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार ने आज तेजी के साथ शुरुआत की थी और पूरे दिन जोश में रहा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से पहले पीएसयू बैंकों पर दबाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 657 अंक चढ़कर 58,467 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 197 अंकों की तेजी के साथ 17,464 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 582 अंक भागा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल एरिक कुरिला ने सांसदों को आगाह किया है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो इससे सीरिया सहित पश्चिमी एशिया में व्यापक अस्थिरता पैदा होने की आशंका है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ईरान, अमेरिका और इस क्षेत्र में सहयोगियों के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। कुरिला ने पश्चिमी एशिया में शीर्ष अमेरिकी कमांडर के पद के लिए सीनेट में सुनवाई के दौरान सदन की सशस्त्र सेवा समिति से कहा कि चीन मध्य कमान क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और वहां किए जाने वाले खर्च का विस्तार कर रहा है। डूरन लाइन के नाम से जाने जाने वाली अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की सीमा को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस सीमा को अफगान तालिबान मान्यता नहीं देता है। यही वजह है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन लौटा है तभी से पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले बढ़ गए हैं। 2 दिन पहले ही खुर्रम जिले के एक उत्तर पश्चिमी सीमा चौकी पर 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इन्हें अफगानिस्तान की जमीन पर रहने वाले चरमपंथियों ने मौत के घाट उतारा। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान तालिबान यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है। इसे पाकिस्तान का लोकल तालिबान भी कहा जाता है। कोरोना संकट को देखते हुए कनाडा की सरकार ने अमेरिका कनाडा सीमा पर सभी ट्रक चालकों के लिए कोरोना टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है और कोरोना टीकाकरण के बाद ही ट्रक चालक कनाडा में प्रवेश कर पाएंगे। इस फैसले के बाद से ट्रक चालकों में खासी नाराजगी, विरोध प्रदर्शन, जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। अब इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की राजधानी ओटावा में विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की राजधानी में विरोध प्रदर्शनों को खत्म करने की अपील की है।